हॉस्पिटल से अरेस्ट हुआ तो उस टाइम कोई डॉक्टरों ने, ऑफिसर ने मुझे ये बोला था कि भाई 3 महीने तेरी माँ है, लेकिन मेरी माँ जाने वाली है और मेरी माँ की दुआ भी थी हमारे साहब को, तेरी वजह से कभी जमीन अहमद को तकलीफ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जो हाई कमांड का लेटर जो डीके शिव कुमार साहब पार्टी के प्रेसिडेंट का जो लेकर आया, शायद वो मेरे लिए खतरे की घंटी बन गई है, ऐसा मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैं भी वही सवाल आज मैं करने के लिए हमारे यजमान के पास, आज पुलकेशी नगर में हमारे पार्टी वर्कर्स जो दूसरी पार्टी में थे आज कांग्रेस में जमा हुए, उन लोगों को मिलने के लिए और पार्टी में जमाने के लिए हमारे साहब आए हुए थे, ज़मीर अहमद खान साहब, और उनसे डिस्कस करेंगे बोलकर ही मैं उनको घर बुलाया। तो उन्होंने उनकी मसरूफियत बताकर जयनगर में कहीं अर्जेंट उनका काम था तो उधर चले गए। आज सुबह ही मुझे 10:30 बजे आया है लेटर। ये 10:30 बजे आने की वजह से मैं आपका सवाल मैं उनसे करने के लिए था, लेकिन उनकी मसरूफियत उन्होंने चले गए तो उसके लिए वो सवाल अधूरा ही रह गया। नहीं, देखिए, डिले इसलिए हो रहा था कि भाई हमारे साहब ने सबसे पहले उनके पास जब मैं और टीपू 2 मेंबर को उनको चॉइस करना था तो उन्होंने तय नहीं कर पाए, तो उन्होंने शायद उनके लिए बहुत आसान काम था, ये एक टिश्यू पेपर जैसा था, ऐसा उठा के फेंक देते तो बन गया है, अब मुजाहिद को बनने दें। सिर्फ 3 या 4 सेकंड का मामला था, लेकिन उन्होंने वो नहीं बोले, शायद किसको बुरा लगता है बोलकर उन्होंने सोचे होंगे, तो इसलिए उन्होंने खुर्रे के लिए भेजे। तो खुर्रे में टीपू का नाम आया तो टीपू को मैं मुबारकबादी देकर आ गया मैं, लेकिन आने के बाद मैं मेरी मेंबरशिप के लिए धंधला रहा था और हर लीडरों के घर घर जाता रहा। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि आज ये जो लेटर आया है इसके पीछे हमारे नसीर अहमद साहब की और ज़मीर अहमद खान साहब की मेहनत है, तो उसकी वजह से मेंबर बनकर आया हूँ। अब जाकर चेयरमैन बनने के लिए हमारे साहब ने एक बात रखे थे। उन्होंने, देखो भाई, कांग्रेस पार्टी आकर एक समंदर पार्टी है, इसमें चेयरमैन बनाना आसान काम नहीं है, तो उसके लिए मैंने जद्दोजहद कर शायद ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है या मेरा नुकसान का सौदा हुआ, मुझे इसके बारे में अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना सब होने के बाद उसके बावजूद अब ये लेट हो रहा है, इसमें ताख़िर हो रही है बोलेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जो हाई कमांड का लेटर जो डीके शिव कुमार साहब पार्टी के प्रेसिडेंट का जो लेकर आया, शायद वो मेरे लिए खतरे की घंटी बन गई है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैंने ये सोचकर लेके आया था और ये सोचकर मैं आप लोगों के सामने मीडिया में बोल दिया मैं चेयरमैन अभी बनने जैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा था, जैसे कि रिजवान अरशद जब पहला इलेक्शन इधर कर्नाटक से लड़े बेंगलुरु शहर से, उस टाइम पर हमारे जाफर शरीफ साहब बहुत स्ट्रांग लीडर थे, उनकी टिकट चुकाकर रिजवान अरशद ने इलेक्शन लड़ा था। किसके भरोसे पर, किनके आर्डर पे? हाई कमांड के आर्डर पे। और दूसरा इलेक्शन भी वैसे ही उन्होंने लड़े, हाई कमांड से उनको अनाउंस हुआ। और वैसे ही राज्यसभा के अंदर हमारे नासिर हुसैन साहब को कोई नहीं जानता था यहाँ, जैसा रिजवान अरशद को नहीं जानते थे बेंगलुरु के अंदर, हाई कमांड के भरोसे पर उनको वोट किए। और ऐसे ही नासिर हुसैन साहब को भी हाई कमांड के इशारे पर उनको वोट देकर जिताए। तो ऐसे ही अभी अजय माकन साहब और दूसरी मरतबा भी नासिर हुसैन साहब जीते, अब इस बार अजय माकन साहब को दिल्ली से लाकर इधर खड़ा है। तो हाई कमांड का ऑर्डर बोलकर मैंने ये सोचकर सबके सामने मैंने बोला कि भाई मुझे देखिए ऐसा लाकर मुझे मिला है लेटर डीके शिव कुमार साहब का, ये मेरे लिए एक विप जैसा है। पार्टी कांग्रेस की होने की वजह से कांग्रेस पार्टी से ही पूरे मेंबर्स बने हैं, आप लोग अनोनिमस मेरा नाम अनाउंस करो बोलकर। लेकिन वो मामला जाकर किस तरीके से फंसा है और किस लिए फंसाया गया है इसके बारे में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगरचे उन लोगों के लिए, रिजवान अरशद साहब के लिए, नासिर हुसैन साहब के लिए और अजय माकन साहब के लिए हाई कमांड अलग है, या मेरे मुजाहिद के लिए सिंगल हाई कमांड अलग है, या डीके शिव कुमार साहब का नाम रहने की वजह से मेरे लिए खतरे की घंटी बन गई है, या सिद्धरामैया का साहब का अगर से लेटर लेके आता तो शायद मेरा हो सकता था क्या, मैं ये चीज़ों में सोचने में उलझा हुआ हूँ, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाया। इसके अंदर शायद उनका सोचने का तरीक़ा अलग है। मैंने जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी मैं आप लोगों के सामने बोला है और जो कुछ भी आप लोगों ने सुना है, वो मेरे दिल की बात है और मैं चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ सामने वाला भी वही चाहे। तुम्हारे मर्ज़ी के मालिक हैं साहब, हमारे उनकी मर्ज़ी के मालिक हैं, मैं मेरी मर्ज़ी का मालिक हूँ। इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी एक लम्हा आया था, जब मेरी माँ कैंसर पेशेंट थी और घर में किसी को नहीं मालूम था, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था। जब मैं पहली मर्तबा अरेस्ट हुआ उस टाइम पर हॉस्पिटल से अरेस्ट हुआ, पूरी पुलिस फोर्स हॉस्पिटल को धाबा बोलती थी, हॉस्पिटल से अरेस्ट हुआ
तो उस टाइम पे डॉक्टरों ने, हर ऑफिसर ने मुझे ये बोला था कि भाई 3 महीने तेरी माँ रहेगी। उसके बाद मैं सुनने के बावजूद मैंने मेरा फैसला कुछ बदला नहीं, और मैंने डॉक्टरों से भी यही कहा और अपने आप से ये आहद कर लिया, मेरी माँ तो 3 ही महीने बचने वाली है। अगर कि मैं कितनी भी कोशिश करूं तो मेरी माँ को तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी माँ जाने वाली ही है। और मेरी माँ की दुआ भी थी हमारे साहब को, तेरी वजह से कभी ज़मीर अहमद को तकलीफ़ नहीं आना बोलकर। तो उन सब बातों को पूरा सोचते हुए, और मैंने किसी ऑफिसर की कोई बात नहीं मानी। तो जैसे एक सुहागरात की दुल्हन को मिलने के लिए इंसान जाता है, उस तरीके से मैं जेल को गले लगा कर गया हूँ, उतनी खुशी से। नहीं, मैं ही सब कुछ बोलता। शायद मैं उस टाइम पर हमारे साहब जैसा ऑप्शन सोच लेता, मैं दोनों को छोड़ना नहीं है बोलकर। शायद मैं उस टाइम पर, मुझे इतनी सोच और इतनी समझ जैसे हमारे साहब को, उतना समझदारी से मैं काम लेता, तो खुदा की कसम मैं मेरी माँ को अपना लेता और मेरे बीवी बच्चों को अपना लेता। ना मेरी बीवी बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता, ना मेरी माँ की आखिरी सांस और उनकी बीमारी को मैं जेल में रहकर नहीं देखता। शायद उनके पास रहता, शायद मेरे गुनाहों की सज़ा उनके पास कुछ भी है तो उनसे माफ़ी मांग लेता, कर लेता, लेकिन अल्लाह ने शायद अब वो सज़ा मुझे दे रहा है, मैं ये मानता हूँ। मैं वही बोला ना, मेरी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, आप लोगों की सोच अलग है। हर एक की सोच मेरे जैसी होना गलत है ना। मेरी सोच वैसी होने की वजह से शायद मुझे दुनिया में एक सज़ा मिल रही है। मैं हमारे साहब को तो मैं गलत नहीं बोल सकता। उन्होंने तो मुझे नहीं बोल के दिए थे कि तेरी माँ को मरते हुए छोड़कर तू जा बोलकर, लेकिन वो मेरी ज़्यादती और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने किया। उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं ठहराना चाहता, लेकिन मैं इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शहर के उलमा इकराम से और पूरे लीडरों से एक हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, आप लोग हाईकमांड की लेटर की आप लोगों के दिलों में वैल्यू है, तो अगरचे मैं कुछ गुनाह किया है तो आप लोगों को मैं पूरे सोशल मीडिया के ज़रिए से, मैं आपको लग रहा है उस गुनाह की सज़ा की वजह से मुझे नहीं देना है चेयरमैनशिप बोलकर आप लोग रोकना चाहते हैं, तो आपको मैं चैलेंज कर मैं कहता हूं, आप लोग कौन से गुनाह की सज़ा मुझे देना चाहते हैं बोलो, मैं राइटिंग के अंदर लिख के देता हूं, हाई कोर्ट के अंदर उस केस को वो ओपन करवाऊं। अगरचे उसके अंदर में मेरा बेगुनाही साबित हो गई, ऑलरेडी मैं साबित हो गया हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों की खातिर मैं ओपन करने के लिए तैयार हूं। या फिर आप लोग, ये जो 3 नाम आ रहे हैं, टीपू और शाहिद भाई और मैं, इन तीनों के पार्टी के लिए पिछले 24-25 साल से क्या कुर्बानियां हैं, उस चीज़ का जायज़ा आप लीजिए, मेरिट्स के ऊपर फैसला कीजिए। और पिछले 5 साल में जो मैंने काम किया है पार्टी के लिए, ये कमर्शियल है। बेंगलुरु खरियों के अंदर लोगों को लाना आसान रहता है, और बेंगलुरु के अंदर लाना रुपए की जगह 4 रुपये खर्च आता है। मैं पूरे फंक्शन जितने भी मैंने किया है, उसके अंदर 50% फंक्शंस इन लोगों ने करके हैं, तो खुशी खुशी आप लोग उनका नाम तय कर उन लोगों को आप बना दें ना। इसके अंदर खुर्रा नहीं रहेगा, आप मेरिट्स के ऊपर फैसला करेंगे और प्रोफाइल देखकर फैसला करेंगे। अगरचे फैसले गलत हो जाएंगे तो आप लोगों का जुड़ना मेरे लिए बेकार है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं फिर से एक बार, क्योंकि कल मुझे मेरी कौम के सामने मुजरिम बनना नहीं है। अगरचे मैं कोई भी दूसरा कदम उठाकर, मेरा हक सैयद मुजाहिद हूं, मैं सैयद मुजाहिद का इंसाफ दिलाने के लिए सैयद मुजाहिद को ही लड़ना पड़ेगा, तो मैं लड़ूंगा। और इसके लिए किसको हक देकर उनका हक और खुद के लिए इंसाफ करना चाहते हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, मेहरबानी कर मेरे साथ इंसाफ करें। अगरचे मेरी गलती है तो मैं हाथ जोड़कर आवाम के सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। और ख़ासकर मैं हमारे ज़मीर अहमद खान साहब के भी, क्योंकि उनके थोड़ा कान के कच्चे हैं हमारे साहब, कोई उनके कान अगरचे भर दिया है तो यजमान, अल्लाह अल्लाह का रसूल का वास्ता, मैं मेरी माँ की भी परवाह नहीं कराया, उसकी सज़ा मुझे मिले, लेकिन तुम्हें भी
ऐसे लोगों के बीच में जब तुम्हें मुझे सज़ा देने के हकदार बनो ना को, मेरे साथ इंसाफ करो। वो इंसाफ तुम्हें खुद के साथ इंसाफ करे जैसा महसूस कर लियो तुम्हें। अल्लाह आज तुमने जज की कुर्सी पर बिठाया, तुम्हें मुझे मेरे साथ इंसाफ करो। ये बात कहते हुए मैं मौलाना अमीर शरीयत सगीर अहमद साहब से, मौलाना मकसूद इमरान साहब से, मौलाना तनवीर हाशमी साहब से, मौलाना शाकिर साहब से, बिलाल मस्जिद BTM लेविट, और मौलाना जमात उलमा हिंद के जुल्फ़िकार अहमद साहब से, और मौलाना शाफ़ी सादी साहब से जो एक्स वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, और मौलाना जुल्फ़िकार नूरी साहब से, पूरे उलमा इकराम से, और उन्हीं के साथ साथ डॉक्टर रहमान खान साहब से, डॉक्टर नासिर हुसैन साहब से, और पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर साहब से, और हमारे इजमान ज़मीर अहमद खान साहब से, UT कादर साहब से, यानी हारिस साहब से, रिजवान अरशद साहब से, और तनवीर सेठ साहब से, जब्बार साहब से, और रहीम खान साहब हमारे मिनिस्टर हज के, इन लोगों से हाथ जोड़कर मेरे से कोई गलती होकर है तो माफ़ कर लो। आप लोग इंसाफ करो, और वक्त होते हुए आप लोग कल का कल एक मीटिंग बुलाओ, हमारे भी पूरे प्रोफाइल मंगाओ, और मेरी बेगुनाही के डॉक्यूमेंट्स भी लाता हूं। अगर फिर भी शक है तो मेरा केस ओपन करवाने के लिए भी मैं आप लोगों को इजाज़त देता हूं। ऐसे ही इन लोगों की भी प्रोफाइल मंगाओ, ताकि किसकी मेहनत पार्टी के लिए ज़्यादा है और किसकी कुर्बानियाँ पार्टी के लिए ज़्यादा हैं। आज जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं पार्टी का, और पार्टी के हमारे यजमान का हो, लीडर्स का हो, उसके लिए मैं भी एक ज़िम्मेदार हूं। तो सबका भला होना है, तो आप लोग मुझे अगला कदम उठाने से पहले आप लोग आकर मेरे साथ इंसाफ करो। अगरचे आप इंसाफ नहीं करोगे, मुझे इंसाफ किस घर पर मिलेगा, मुझे उस घर की तलाशी, और जो कानून में मुझे मिलेगा उस कानून का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर मत करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।